देखो अपन ने कल सिलेबस देख लिया था, ठीक है। आज जो अपना सिलेबस का पहला पॉइंट है, राजस्थान की आर्थिक कल्याण योजनाएं, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण, ठीक है। ये जो डॉट है ये पूरा हो जाएगा कंप्लीट। चैप्टर नंबर जो 9 है वो पूरा इसी पर बेस्ड है। और यहाँ से एक क्वेश्चन आना लगभग तय है, क्योंकि पिछली बार उन्होंने नहीं पूछा यहाँ से, तो इस बार पूछना का पूरा पूरा चांस है, ठीक है। जैसा कि मैंने कल बताया कि एक डॉट से वो एक क्वेश्चन पूछने का मतलब पूछता है। तो इसमें एक डॉट में इतनी सारा जो भी है, ये 9 नंबर की चैप्टर में जितनी योजनाएं हैं वो सारी कवर होगी, ठीक है। अब इसको जब आप पढ़ोगे तो लिखा हुआ है आर्थिक कल्याण योजनाएं, मतलब आर्थिक से रिलेटेड, सामाजिक से रिलेटेड और सशक्तिकरण, मतलब इन तीनों से रिलेटेड जो भी योजनाएं हैं। और इस चैप्टर में इन तीनों से संबंधित ही दे रखी है। तो वो आपसे सारी योजनाएं पूछ सकता है। लेकिन यहाँ पर कोई बड़ा क्वेश्चन बनने का स्कोप नहीं है, या तो कोई 2 नंबर का बनेगा या 5 नंबर का अधिकतम, ठीक है ना। तो उस हिसाब से इसको पढ़ना है, ठीक है। ये सिलेबस का पॉइंट है आज का, है जो कंप्लीट हो जाएगा। और आज के टास्क में अपन चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 एक साथ कंप्लीट करेंगे। और दो दो चैप्टर वाइज चलेंगे, ठीक है। टोटल 10 चैप्टर है, 5 क्लास में ये होगा, 40-45 मिनट की क्लास होगी, ठीक। अब देखो, आरपीएससी ने आज तक, जब से मतलब क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया इकोनॉमी से, तब से लेकर के अब तक के इस चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन उन्होंने आज तक पूछे हैं। जैसा कि देखो 2021 में उन्होंने क्वेश्चन पूछा, राजस्थान में महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री के 7 सूत्री कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन वैसे राजस्थान के अध्ययन की जो बुक है वहां से क्वेश्चन आया था। लेकिन इसका जो आंसर था वो वर्तमान संदर्भ में ही लिखा होगा सभी ने, और लिखना भी वहां पर जरूरी था। तो जैसे ये महिला वाला पूरा सेक्शन है, मैंने बांट करके उसको अलग अलग कर दिया, जैसे महिला, बच्चे, विशेष योग्यजन, वृद्ध, सर्वजन कल्याण, खाद्य सुरक्षा और अल्पसंख्यक, इनसे रिलेटेड सारी योजनाएं मैंने अलग अलग करके चिन्हित कर दी, जो ग्रुप अपलोड कर रखी है, ठीक है। अब देखो, जैसे महिला वाली है तो आपको ये सारी योजनाएं, या जो शिक्षा और स्वास्थ्य वाले में पढ़ेंगे तो वो सारी योजनाएं का जिक्र यहाँ पर करना था उस टाइम पे, ठीक। अगला क्वेश्चन पूछा, आई स्टार्ट राजस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10, इस बार वाला जो चैप्टर नंबर 10 है वहां से एक क्वेश्चन था। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। फिर अगला क्वेश्चन ये समाजशास्त्र में पूछा था, राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता क्या है। ये क्वेश्चन उन्होंने क्यों पूछा, उसके पीछे लॉजिक था कि समाजशास्त्र में वृद्ध वाला टॉपिक दिया हुआ है, उसमें भी केवल वो सामाजिक, देखो इस बार इको सर्वे में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है आर्थिक सामाजिक, ऐसे करके अलग अलग डिवाइड करके लिखा है, ठीक है। तो समाज शास्त्र में केवल सामाजिक रूप की योजनाएं पूछेगा आपसे, केवल वो। अब जो टॉपिक वहां लिंक हो रहे हैं, जैसे वृद्ध लिंक हो रहा है डायरेक्ट, विशेष योग्यजन लिंक हो रहा है, तो वहां पर 2 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो वो चीजें आपको तैयार करनी है, मैं आगे बताऊंगा आपको किस टाइप से करना है। फिर जैसे एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा, बहुत पहले पूछा था, शायद 2008 में पूछा है, कब पूछा है, राजस्थान में महिला साक्षरता की दर पूरे भारत में सबसे कम है, इस समस्या के समाधान हेतु क्या कदम तत्काल उठाने चाहिए। तो मतलब ये महिला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है एक तरह से, है ना। तो ये इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। एक विशेष योग्यता इसलिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि समाजशास्त्र में लगा हुआ यहाँ पे एक दो योजना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके अलावा एक बार इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, आंगनबाड़ी कार्यक्रम, डायरेक्ट इतने लिखा हुआ आया था और क्वेश्चन खाली छोड़ दिया। तो कहने का मतलब आईसीडीएस जो योजना है वो पूछना चाह रहा है इसमें, ठीक है। अब ये जितनी योजनाएं मैंने अपलोड की है इसमें केवल आपको, अभी एक भाई ने पूछा था दिन में ग्रुप पे पूछा था कि भाई पूरा जो मैंने हाईलाइट किया है, आगे से मैं एकदम पूरा सिस्टमेटिक और सिस्टमेटिक हाईलाइट कर दूंगा कि आपको कौन सी चीज पढ़नी है, कौन सी छोड़नी है, ठीक है। लेकिन ये सारी योजनाएं ना, ये केवल 2 नंबर 5 नंबर में ही पूछेगा, 10 में पूछने का स्कोप नहीं है। तो यहाँ पर आपको केवल कौन कौन सी चीजें याद रखनी है वो मैं अभी आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। अब और इसमें इसमें भी मैंने है ना कंफर्म क्वेश्चन छांट दिए हैं आपके लिए, जो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी मैंने लिस्ट अभी जस्ट, आप ग्रुप फॉलो, मैंने जस्ट अपलोड कर दिया है। जो सुपर इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जो आपको, मतलब इसमें कोई आप कोताही नहीं बरत सकते, समझ गए बात। जहां पर मैंने सुपर इंपॉर्टेंट लिखा है वो योजना मतलब एकदम टू द पॉइंट याद होनी चाहिए, वहां कोई भी मतलब एक एक लाइन टू लाइन याद होनी चाहिए, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9, ठीक। आवाज आ रही है मेरी, आवाज आ रही है ना, ठीक है। आ एक रही बार है बोल सर, आ दीजिए रही है। आप, ठीक ठीक है। अब देखो, ये जो पहला पेज है इसमें कोई काम का नहीं है आपके, मैं इसमें ज्यादा जल्दी जल्दी चलूंगा क्योंकि एक एक लाइन टू लाइन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, आप खुद पढ़ोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। इसमें पढ़ने का वैसे आपके लिए भी कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसी चीजें है ना, ये मतलब सब आप, ये चीजें ऑटो अंडरस्टूड है, आपको पता है इन चीजों के बारे में,
ठीक है, जहां पर क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट अपन उसको टारगेट करते हैं। जैसे देखो मुख्य हितधारक, ये बोलना चाह रहा है कि यहाँ पर हमने इन चीजों पर फोकस किया है, जैसे महिला बालिकाओं पर, वृद्ध जन पर, बच्चे पर, अल्पसंख्यक पर, विशेष योग्य जन पर, और SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग पर उन्होंने फोकस किया है। ये मुख्य हितधारक है, जिन इन हितधारकों पर सारी योजनाओं का जिक्र कर रखा है आगे पूरे क्रमवार इन्होंने। ठीक, जैसे पहला इन्होंने, और इन्होंने ये बात बोली है कि हमने इन 4 चीजों पर फोकस किया है मुख्य रूप से, जैसे शैक्षणिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा। ठीक, अपने लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना इस चैप्टर में, देखो आपका जो सिलेबस का टॉपिक है, लास्ट का जो टॉपिक है उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य भी लिखा है, वो चैप्टर नंबर 8 में आएगा। लेकिन अभी वाले में आर्थिक विकास, क्योंकि उन्होंने क्लियरली सिलेबस का जो पॉइंट पढ़ोगे ना आप, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, देखो आर्थिक कल्याण योजना। और इस बार के इको सर्वे में इन्होंने क्लियरली आर्थिक विकास की योजनाओं को अलग से चिन्हित किया है। और जब दूसरा पॉइंट देखोगे सिलेबस का, तो सामाजिक न्याय, इसको आप क्लियर करोगे तो देखो यहाँ सामाजिक न्याय ये लिखा हुआ है, सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करना, इसके माध्यम से सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करना। तो इन दोनों से रिलेटेड जो भी योजना है वो तो सुपर इंपोर्टेंट होगी। समझ गए बात? इस चैप्टर में जितनी भी योजनाएं हैं वो इन पे अपन को ज्यादा फोकस करना है, और इनमें भी जो आपको मतलब ऑटोमेटिक पता लग जाएगी भाई ये योजना पूछने वाला अगला। ठीक, अब देखो ये केवल घिसी-पिटी स्टोरी है, आप पढ़ लेना भाई क्या इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। जब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तब ये चीज लिखनी है। देखो सब में लिख रखा है प्रमुख उद्देश्य, ये फोकस करेगा या तो लिखेगा प्रमुख उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य या सिंपल उद्देश्य, 3 वर्डों का यूज करेगा, या प्राथमिक उद्देश्य। तो जब शैक्षणिक विकास की बात है तो नहीं आ रहा तब क्वेश्चन ये बात लिखनी है, आर्थिक विकास आ रहा है तब इतनी सी बात लिखनी है, सामाजिक कल्याण है तो ये बात लिखनी है, सामाजिक सुरक्षा है तब ये बात लिखनी है। ठीक, कोई भी क्वेश्चन में चलेगा ये। अब देखो पहला है महिला और बालिकाएं, शैक्षणिक विकास में इन्होंने एक ही योजना दी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। अब ये क्वेश्चन इधर नहीं पूछेगा, लेकिन जो आपका शिक्षा स्वास्थ्य वाला टॉपिक है ना वहां पर ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक, क्यों पूछेगा उसका लॉजिक है, लॉजिक ये है कि इसके 10 साल पूरे हुए हैं, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से आपको देना पड़ेगा, कॉमन आंसर आप नहीं दे सकते, कॉमन आंसर देखो तो आपको कॉमन नंबर ही मिलेंगे। ठीक, उसके बाद है आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा। ये इन्होंने पहले एक ढांचा दे दिया, उसके बाद सीक्वेंस वाइज इन्होंने योजनाएं दी। अपन डायरेक्ट सीक्वेंस पर आते हैं। पहला लिखा हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। अब देखो ये योजना जैसे ही एग्जाम में आएगी, एग्जामिनर केवल इतना ही देगा, यहाँ पर कुछ नहीं बोलता है वो इकोनॉमी में, इतना लिखेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और खाली छोड़ देगा, और आपको सुपुर्द कर देगा भाई आप आंसर लिखो डायरेक्ट। तो आपको क्या करना है, अगर मुख्य उद्देश्य डायरेक्ट हेडिंग में नहीं है, जैसे पूछा उन्होंने कि ज्ञान संकल्प पोर्टल क्यों स्थापित किया गया, तो उन्होंने लॉजिक दिया भाई क्यों, भाई आप क्यों का आंसर करो, मतलब वो आपसे उद्देश्य ही पूछना चाह रहा है। समझ गए बात? या जैसे ये सिंपल लिखा हुआ है तो आपको खुद को हेडिंग डालनी है, अपने मन से हेडिंग डालनी है, उद्देश्य लिखना है, या आप हेडिंग डाल देना प्रमुख उद्देश्य या प्राथमिक उद्देश्य या उद्देश्य, सिंपल जो आपकी इच्छा हो। फिर उसमें देखो ये इतने ही पॉइंट लिखने हैं, भारत में लड़कियों के कल्याण को बढ़ावा देना। अब देखो ये तो नॉर्मल बात है, यहाँ से इसका मुख्य उद्देश्य ये है, लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करना 1, लिंगानुपात में सुधार करना 2, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना 3। ये 3 लिखते ही वो बात समझ जाएगा कि आप चीज सही पढ़ रहे हो। आप जो, अब देखो कोई भी योजना होती है ना वो एक बड़े लेवल का अधिकारी तैयार करता है, वो नीचे से पूरे ग्रास रूट से अपनी पूरी सर्विस के दौरान आता आता वो सेक्रेटरी बनता है, वो फिर वो योजना लिखता है, तो वो ये पॉइंट बहुत, मतलब वो उसको ये वर्ड बड़े लगते हैं, अपन को छोटे लगते हैं, लिंग अनुपात सुधार करना, ठीक है, शिक्षा बढ़ावा देना, लेकिन उसने बहुत अहमियत से लिखे हैं। तो आप ये बात लिखोगे ना तो ही उसको इंटरेस्ट आएगा चेक करने वाले को भी, कि आपने उसकी वाइब्स को पकड़ लिया एक तरह से। ठीक, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये यहाँ से ऑथेंटिक से पढ़ना होता है इस चीज को, और ये लाइन आपको लिखनी है यहाँ तक, ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। उसके बाद की जो स्टोरी है ना वो आपकी, आपको ऑटो अंडरस्टूड है, आपको पता है, वो आपसे लिख देना, लेकिन इसका जो गौण मेन चीज है ना, जो मतलब वो आपको लिखनी है। और हर जगह योजना के नीचे ये डेटा लिखा हुआ आएगा, ये अपने कोई काम का नहीं है, ये याद नहीं करना है, याद होगा भी नहीं और करना भी नहीं। ठीक, समझ गए? मैंने बात समझ गए ना कि वो पूछता क्या क्या है। एक जैसे मैंने ग्रुप पर एक चीज अपलोड की थी भाई, वो ज्यादातर पूछता क्या क्या है और लिखना क्या क्या होता है। एक मैंने डाला था कि राज्य केंद्र की स्कीम में किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे प्रमुख उद्देश्य, बाद में ये है ना कि ये किन के लिए स्टार्ट की गई है, मतलब कौन हितधारक है, जैसा कि इन्होंने ऊपर जिक्र किया, महिला है, बच्चा है, वृद्ध है, दिव्यांग है, ऐसा आपको बताना है। या इसमें केवल सेंटर की है, केवल स्टेट की है, या सेंटर स्टेट दोनों की है, या फिर इसमें रेशियो है तो वो रेशियो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा उसकी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट कौन है, ये तो एटलीस्ट पता ही होना चाहिए, जैसे है ना कि कौन सी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है।
उसके अलावा जैसे कोई आयोग है, या कोई, सॉरी आयोग नहीं, मतलब कोई जैसे इसका इसकी कोई एजेंसी कौन सी है, कई कई चीजों में कोई एजेंसी भी काम करेगी, तो वो आपको लिखना अनिवार्य हो जाएगा, वहां लिख दोगे थोड़ा अच्छा नंबर दे देगा। ठीक है। अब देखो, ये होगी। उसके बाद में नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, इसमें भी सेम वही है, ऑब्जेक्टिव आपको देखना है। ये योजना राजस्थान में महिला उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता, कौशल संवर्धन और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। ये योजना महिलाओं को उद्यम स्थापित करने और अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे वे आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सके। इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके सामाजिक आर्थिक स्तर में समग्र सुधार करना। ये एक पॉइंट है, सामाजिक आर्थिक स्तर, ये आप बहुत सारी योजनाओं में देखोगे, कॉमन वर्ड है ये कॉमन है। जैसे आपको कोई क्वेश्चन मतलब नहीं आ रहा, तो ये वर्ड आप जरूर यूज करना, सामाजिक आर्थिक स्तर को ये बढ़ाएगा। ठीक है ना। एक मैंने सुबह एक चीज डाली थी ग्रुप पे कि भाई इस तरह से आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में या तो अपनी तरीके से तैयार कर लेना। आपने देखा होगा ग्रुप में, जैसे कोई भी योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना होगी, उसके बाद में जैसे इस टाइप में ये जैसी योजना हुई, फिर इसके आप योजना की हेडिंग डालो ऊपर, फिर अपनी ऐसे उसके कीवर्ड्स लिख लो वहां पर। बस जितने भी 4-5 कीवर्ड्स हैं, अधिकतम 5 कीवर्ड बहुत है, 2 नंबर 5 नंबर बहुत है जो याद है, बाकी आपको अपनी जो स्टोरी है वो याद रह जाएगी, लेकिन ये जो मुख्य पॉइंट है ये याद रहने चाहिए। ठीक है ना। तो या तो उस स्ट्रेटेजी पे काम कर लेना, या आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट रटा लगाना है, तो यहाँ से डायरेक्ट आप प्रिंट निकलवाना और रटा लगाना है। ठीक। अब देखो, यहाँ पर मैं लाइन टू लाइन बोलूं क्या योजना की, एक बार आप। नहीं सर, जरूरत तो हाँ, नहीं। क्योंकि लाइन टू लाइन बोलने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आप उसको खुद पढ़ोगे तो ज्यादा बेहतर, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अब जैसे कल के लिए मैं 2 चैप्टर पहले से आपको दे दूंगा, तो आप उसको अपनी स्टडी करके आना। ठीक है। अब देखो, नारी शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन योजना, ये योजना राजस्थान की महिलाओं को कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण द्वारा सशक्त करने का प्रयास करी। ये न केवल महिलाओं को रोजगार के अवसर को बढ़ाती है, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करती है। ये पॉइंट ये वैसे कोई पूछेगा भी नहीं क्वेश्चन, और ये लास्ट वाले पॉइंट कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना, अब देखो मैं एक चीज और बताता हूँ आपको, कौन सी योजना पूछता है आपको पता कैसे चलेगा। पता ऐसे चलेगा, जिस योजना से स्टूडेंट को नहीं पता लगे कि ये इससे संबंधित है, एकदम से देखने पर, जब आप पढ़ के भी नहीं है और बाद में आप नहीं पता कर पाओ। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं पूछूं प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम का संबंध किससे है, बताओ आप में से। मतलब देखने से नहीं पता लग रहा ना उस योजना का, कि मुख्यमंत्री जन विकास कार्यक्रम किससे रिलेटेड है, नहीं पता लग रहा, तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए मैंने उसको इंपोर्टेंट में डाला। जैसे आस्था योजना है, नाम से नहीं पता चल रहा है ये किससे संबंधित है, तो कम से कम ये जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनको बाहर करने का तरीका होता है उससे, ऐसे क्वेश्चन पूछ करके। ठीक है ना। तो ऐसी योजनाओं को तो बहुत अच्छे से तैयार करना है, जिनका पता नहीं चलता है किससे किससे रिलेटेड है ना, वहां पर ज्यादा फोकस करना है। जैसे इसका नाम से पता लग रहा है वर्क फ्रॉम होम, ये खुद बोल रहा है जो वर्क है, तो वो बंदा लिख देगा, है ना। तो ये क्वेश्चन आने का कम चांस होता है, फिर भी इसको देखना, ये ठीक है थोड़ा, है ना, पूछ सकता है। ये योजना उन महिलाओं को प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करती है जो घर से कार्य करने, अपने परिवार की आजीविका में योगदान देना चाहती है। ठीक। जो महिलाएं नियोक्ता विभिन्न कार्य क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाओं को तलाशना चाहते हैं, वे पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं, जिनमें वस्त्र निर्माण, ऑनलाइन परामर्श, ये सब आप अपनी तरफ से लिख देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, याद नहीं भी हो, याद भी नहीं होगा ये ना। पन्नादाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना, अब इसमें जैसे ये मुख्य लक्ष्य क्या है कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सक्रिय व्यक्तियों और संगठनों को प्रोत्साहन देना। इस योजना के अंतर्गत पन्नादाय सुरक्षा सम्मान पुरस्कार 4 प्रमुख श्रेणियों में प्रतिवर्ष 8 मार्च को प्रदान किए जाते हैं। ये इन्होंने 4 लिख रखा है, चांस कम है लेकिन फिर भी थोड़ा इसमें देख सकते हो। कन्यादान योजना, इसमें डायरेक्ट आपको फैक्ट याद होने चाहिए भाई, जैसे है ना, ऑब्जेक्टिव पता ही है, और ऑब्जेक्टिव ये लिखना है, ये योजना का लक्ष्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की कन्याओं की विवाह में प्रोत्साहन देना। इस योजना के माध्यम से ये जैसे विशेषता भी पूछ सकता है, तो यही पॉइंट लिखने डायरेक्ट। 18 वर्ष से अधिक की कन्या हो, SC ST अल्पसंख्यक BPL परिवारों की कन्याओं के विवाह में 31,000 रुपए, अगर उसने 10th पास कर रखा है तो 10,000 रुपए और ऐड हो जाएंगे, 41,000। स्नातक कर रखा है तो 20,000 ऐड हो जाएंगे, 51,000 हो जाएंगे। दूसरी कैटेगरी दे रखी है BPL परिवारों, अंत्योदय परिवारों, आस्था कार्ड धारकों, आर्थिक रूप से कमजोर विधवाओं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों, पालनहार लाभार्थियों, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला खिलाड़ियों के विवाह हेतु 21,000 रुपए, और अगर 10th पास किया 10,000 रुपए और ऐड हो जाएंगे, और 20,000 ऐड और हो जाएंगे अगर उन्होंने स्नातक किया है तो। ठीक। ऐसे पढ़ने का शायद मेरा कोई वो मतलब नहीं है कि मैं उसको लाइन टू लाइन पढ़ूँ, आपको पता है क्योंकि आपने PT पास किया तो ये सब पढ़ी होगी योजनाएं, तो आपको डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्टिव देखना है। ठीक है। जैसे LPG वाली है, ये देखना है, मातृ वंदना योजना है, डायरेक्ट देखना है कि इस योजना भारत सरकार द्वारा, अब ये
अब देखो, सेंटर की जो स्कीम की योजना है, जैसे अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आया, मातृ वंदना योजना आया, मिशन वात्सल्य, ऐसे कुछ योजना है कि जो सेंटर गवर्नमेंट की भी है, जो यहाँ दे रखी है, वो भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, मतलब वो दोनों तरफ से कवर हो रही है। वो किधर भी पूछ सकता है, इंडिया वाले भी पूछ सकता है, राजस्थान वाले भी पूछ सकता है। कई बार आपको लगेगा ये इंडिया वाले से पूछा है, लेकिन वो राजस्थान वाले से दे देता है। ठीक, फिर इन्होंने, अब एक बार आप मुझे बताओ, उस हिसाब से ही मैं इसको मतलब कंटिन्यू करूं, क्योंकि लाइन टू लाइन पढ़ूंगा तो ज्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा। एक बार आप मुझे बता दीजिए उस हिसाब से। हम्म। सर नहीं, जरूरत तो नहीं है बिल्कुल भी। और बताओ आप में से कोई। लाइन टू लाइन पढ़ना है या मेन मेन चीज बतानी है पहले को, ये आपको देखना है आप है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही दो। और बोलो योजना में बोलो। कोई अपडेट है तो सर, क्या योजना चीज। में कोई अपडेट हो तो सर बता दीजिए। अपडेट पे मत जैसे जाना, देखो मैं बताऊं, इसमें जो योजनाएं लिखी हुई है ना। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में तो राजस्थान से रिलेटेड है बस, वो चीज। ठीक है, ठीक। हाँ हाँ। और कुछ नहीं ना, मतलब ऐसे डायरेक्ट मैं भाई लाइन टू लाइन रीड करूं। हम्म। जहां स्कोप होगा वहां कर देंगे ना। ठीक है। ठीक है, चलो फिर। सर बस दिक्कत एक ही जगह पे अब आई थी, देखो, मातृवंदना आज योजना पढ़ा होगी। तो। हाँ 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 हाँ। हाँ, बताओ बताओ। सर अभी आपने हाईलाइट किया था नाइन्थ वाला चैप्टर। हाँ हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही तो है, सर बताओ आप। ये नाइन्थ वाले में दिक्कत नहीं हो सर, ये शॉर्ट नोट्स क्या क्या करना है? शॉर्ट नोट्स हम बनाए या आप दे दोगे हमें? ये हम बनाएंगे तो सर टाइम ज्यादा नहीं लग जाएगा हमें इसमें पढ़ने के बाद फिर नोट्स बनाने में? देखो, टाइम जाता है। देखो, इसके तो नोट्स बनाने भी नहीं है मेरे ख्याल से, जो नाइन्थ चैप्टर है ना। कुछ कुछ जगह बनानी है, कुछ जगह नहीं बनानी है, हम्म। डायरेक्ट समझ गए आप। जैसे इसमें अब क्या बनाओगे, अब उसी चीज को से आप वापस अपने पेन से लिख दो, वापस वही लिखोगे आप। तो डायरेक्ट इस पेज को फाड़ी, हम्म। मतलब अलग से फाड़ लो इसको भाई, ये काम का है आपके। क्योंकि इसमें देखो, बहुत कम पेजों हम्म। में बहुत सारी योजनाएं आ रही है। ठीक है ना। बिल्कुल। भाई भाई, हर लाइन में योजना है देखो, ऐसे समझ गए आप। तो हम्म। वहां आपको केवल हम्म। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हम्म। देखना है, तो आप सरसरी नजर से देखोगे तो वो तुरंत याद हो जाएगी आपको, है ना। तो कुछ जगह काम का होगा, कुछ जगह नहीं होगा। ठीक है। तो वो मेरे ख्याल से आप हम्म। करोगे तो ज्यादा बेहतर है। जैसे इंडिया वाले में मैं हेल्प करूंगा, यहाँ राजस्थान वाले में तो डायरेक्ट वो खुद ही अपने आप में वो छोटा करके दे रहा है। देखो, टू द पॉइंट तो दे रहा है, जैसे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आया तो उन्होंने टू द पॉइंट लिख दिया। हाँ वैसे टू द पॉइंट तो है सर, बस वही चीज आपने बस। भी बताया ना कीवर्ड लिखना, वो वाली बात। हाँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ क्लास में, जैसे अभी बता देंगे, जल्दी जल्दी क्लास में बता देंगे भाई, ये हेलो। कीवर्ड है, इनको आप ऐसे ऐसे लिख लेना आवाज बस। नहीं आ रही सर आप। हेलो। हाँ, अभी आ रही है। हेलो। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। आवाज आ रही है सही। नहीं आ रही है सर, सही आ रही है। आ रही आपकी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। हाँ जी आ गई कंटिन्यू सर, कर। आ गई। ठीक है। हाँ। अब जैसे देखो, किशोर बालिका योजना है। अब इसमें क्या करेगा, इसका उद्देश्य क्या है, 14 से 18 वर्ष की किशोरियों को शिक्षित और सशक्त बनाना, ताकि वे आत्मनिर्भर और जागरूक बन सके। इस योजना के तहत एक सहयोगी वातावरण तैयार किया जाएगा, जिससे आत्म विकास को प्रोत्साहन करेगा। अब देखो, ये योजना वैसे पूछ सकता है, क्योंकि आकांक्षी जिले जैसे नीति आयोग का जो सिस्टम चल रहा है ना, उसकी वजह से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो थोड़ा ध्यान में होना चाहिए इसे, ठीक है ना। और ये भी आपको याद रखने हैं, ये कहीं पर भी काम आ सकते हैं कि आकांक्षी जिले 5 हैं अपने, और नीति आयोग के हैं। ठीक। बाकी ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना। अब देखो, मैं आपको बताऊं, इस चैप्टर में क्या है, इन्होंने डायरेक्ट लाइन नहीं लिखी। जैसे बाकी जगह पूरा इन्होंने खोल करके लिख रखा है सिलेबस को, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, बेरोजगारी, मतलब ऐसे इन्होंने खोल खोल के लिख रखा है। इस चैप्टर में उन्होंने खोला नहीं, उन्होंने बोला कि हम कुछ भी पूछ सकते हैं, आर्थिक कल्याणकारी करके छोड़ दिया उन्होंने। समझ गए बात। इसलिए अपन को उसको देखना पड़ रहा है। ठीक। अब देखो, जैसे लाडो प्रोत्साहन योजना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या करना है ना, इसमें जब आप इतना भी लिख दोगे ना, तो भी वो नंबर देगा अगला आपको। ज्यादा अपडेट के चक्कर में मत रहना कि आप है ना ज्यादा टाइम वेस्ट करो उनमें कि इसका अपडेट क्या है, इसमें कुछ और। इन्होंने भाई अभी लेटेस्ट, मतलब लेटेस्ट ही तो आया, तो उन्होंने सारी चीजें इंक्लूड कर दी है। जैसे देखो, ये योजना 1 अगस्त 2024 को आरंभ है, तो ये डेट नहीं याद है तो छोड़ो, 2024 लिख दो, बहुत है। इस योजना का उद्देश्य बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना और उसके समग्र विकास को सुनिश्चित करना। इस योजना का मुख्य लक्ष्य समाज में लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना, ये लाइन लिखना इंपॉर्टेंट होगा। बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार लाना, आईएमआर और एमएमआर रेट को कम करना, और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को खत्म करना।
ये सारे पॉइंट अपन को ऐसे ऐसे वहां पर लिख करके आने हैं कीवर्ड में, टू द पॉइंट। मतलब वहां पर स्टोरी मत लिखना, ऐसे मत लिखना, उसको ऐसे लिखना है, एरो लगाया और कीवर्ड लिख दो एक। मुख्य समाज में लैंगिक भेदभाव खत्म करना, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करना, आईएमआर एमएमआर को कम करना, और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को खत्म करना है। बाद में जो आपको फैक्ट याद हो, जैसे इस योजना के तहत 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता 7 किस्तों में प्रदान की जाती है। 6 किस्तें अभिभावक को दी जाती है, जबकि 7वीं किस्त बालिका के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित की जाती है। पात्रता के लिए आवश्यक है कि अब जैसे आपको अगर याद है पात्रता और एकदम, तो आप वहां पर तुरंत हेडिंग डालो पात्रता, फिर उसको ब्रैकेट में लगाओ और वहां पर टू द पॉइंट 3 पॉइंट लिख दो। जैसे कि ये कि माँ राजस्थान की निवासी हो, बालिका का जन्म जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत किसी सरकारी या स्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थान में हुआ हो, बस ये आपकी खत्म हो गई योजना। अब इसमें आप है ना, मतलब भाई ज्यादा चीजें खोजोगे ना, इधर उधर देखोगे, तो आपका टाइम वेस्ट होगा, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो 0 होगा। कुछ योजनाएं जैसे मान लो आपको है ना भाई सुपर इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर आप थोड़ी सी रिसर्च करो तो कर लेना, ये 1-2 पॉइंट और ऐड कर लिया, जैसे ये इंपॉर्टेंट है तो इसको आपको अलग से तैयार करनी है, और अलग से इसको इंपॉर्टेंट लगा करके या इसको अलग से फाड़ करके आप रख लो अलग से, और वेरी इंपॉर्टेंट की लिस्ट होगी। कालीबाई भील उड़ान योजना है, तो इसमें भी वापस वही एज ग्रुप हो गया, और महिलाओं और किशोरियों को मासिक धर्म के संबंध में स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान करती है राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन, और राजीविका सैनिटरी नैपकिन खरीदकर आंगनबाड़ी केंद्रों, विद्यालयों सहित विभिन्न संस्थाओं में वितरित करते हैं, बस खत्म। बाकी ये नहीं पढ़ना, ठीक। ये मैंने इसलिए लगाया क्योंकि वो वीडियो वाले में लगता है, इसलिए इधर मैंने लिख दिया, आप पढ़ लेना चाहिए खुद अपने स्तर से, ठीक है ना। ये जैसे पहले इंदिरा गांधी का नाम था, इसका नाम चेंज कर दिया, कालीबाई भील कर दिया है, ठीक है ना। तो वैसे चांस नहीं है कि संस्थान है तो नहीं पूछेगा, पर ये कहीं लिखने में काम आ सकता है। जो भी महिला और बाल विकास से संबंधित जितनी भी योजना है ना, उनमें आप कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हो, चलेगा। क्योंकि ये काम करती है, उस पर शोध करती है, रिसर्च करती है कि कौन सी सही चल रही है, नहीं चल रही है, उसका प्रभावी मूल्यांकन है या नहीं है, ऐसा कुछ इन्होंने लिख रखा है। जितनी भी पेंशन स्कीम है, पेंशन स्कीम में पात्रता लिखनी है, एज ग्रुप लिखना है, बस, है ना। बाकी ये आपको याद करना है, आपने याद कर रखा होगा पहले से पीटी के हिसाब से, बस वही है ना, ज्यादा इसमें, ठीक है। अब देखो ये महिला वाला कंप्लीट हो गया, इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी थी। एक तो लाडो प्रोत्साहन योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब तैयार करनी है आपको। एक कालीबाई भील उड़ान योजना, दो उसके अलावा मातृ वंदना योजना, सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक। फिर उसके अलावा कन्यादान वाली भी देख सकते हो, है ना, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बेटी बचाओ बेटी, बस ये योजना तो मतलब कंटेस्ट होनी चाहिए भाई, आपको कभी भी पूछे आपको बस ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, बाकी दो दो फैक्ट अगर याद है तो ठीक, ऐसे समझ गए बात, 2 नंबर 5 नंबर के हिसाब से। अब आओ आप बच्चे वाले में, ठीक है ना। बच्चे वाले में क्या है, देखो इन्होंने खुद ने खोल करके दिया है कि शैक्षणिक विकास में 1 योजना है, सामाजिक कल्याण में ये 4 है, और सामाजिक सुरक्षा में ये 2 है, ठीक। अब देखो यहाँ पर एक तो ये आईसीडीएस है ना, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार पहले आरएस में पूछा था आंगनबाड़ी कार्यक्रम, इतना देकर के उन्होंने छोड़ दिया था किसी को, तो ऐसे ही ये लिखा हुआ आ सकता है समेकित बाल विकास का सेवाएं, आईसीडीएस, ठीक। पीएम पोषण योजना आ सकता है कि उसका नाम चेंज किया है, तो पूछ सकता है, न्यूज में है भी, है ना। फिर पन्ना दया बाल गोपाल योजना, नाम भी चेंज किया, इसमें कुछ इन्होंने चेंज किया तो वो आ जाएगा नीचे। पालनहार योजना है, मतलब काफी टाइम से ये न्यूज में आ रही है, तो ये भी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये जो योजना है ना, 1, 2, 3, 4, ये मतलब इंपॉर्टेंट है, इसका ऑब्जेक्टिव आपको एकदम क्लियर कट पता होना चाहिए। बाकी ये पूछेगा नहीं, हुनर नाम से ही क्लियर है तो वो कर दोगे आप। कोरोना सहायता योजना, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब लग नहीं रहा, क्योंकि वह पूछेगा, चांस कम है। आईसीडीएस वाला है ना, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें डेट याद रखना, 2 अक्टूबर 1975। इसका उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से उद्देश्य, ये सारे उद्देश्य भाई, 6 साल तक का बच्चा होता है ना, उसका ध्यान आईसीडीएस में रखा जाता है, ठीक है ना, मतलब आंगनबाड़ी में ही ध्यान रखा जाता है, उसके बाद में वो 6 से 14 वर्ष तक स्कूल में आ जाएगा, ठीक है। तो 0 से 6 आयु के बच्चों के पोषण स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना, बच्चों के मनोवैज्ञानिक शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए आधार तैयार करना, मृत्यु दर, बीमारियां, कुपोषण और स्कूल ड्रॉप आउट की दर को घटाना, बाल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीतियां क्रियान्वयन को समुचित समन्वय सुनिश्चित करना, और बच्चे की सामान्य स्वास्थ्य पोषण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए माँ को उचित पोषण स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से सुदृढ़ करना। और ये लिखो तो आप लिख देना, 363 बाल विकास परियोजना संचालित है, बस। बाकी ये कोई काम का नहीं है,
इसमें इधर वाला काम का नहीं है, केवल ये लिख देना, आप लिखो तो भाई ये सेवाएं यहाँ पर आंगनबाड़ी में दी जाती है। या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि आंगनबाड़ी में कौन सी सेवाएं, तो ये कॉमन सेंस से भाई पोषाहार मिलता है, मतलब शिक्षा से पहले बचपन मतलब शाला पूर्व शिक्षा यहाँ पर होती है। पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा है, टीकाकरण भी होता है, स्वास्थ्य जांच होती है और रेफरल सेवाएं। बस ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आईसीडीएस में क्या करना है, ये पॉइंट केवल कीवर्ड कीवर्ड मतलब ऐसे याद नहीं होगा आपको डायरेक्ट, बस ठीक है भाई, मनोवैज्ञानिक शारीरिक सामाजिक विकास, मृत्यु दर, बीमारियां, कुपोषण, स्कूल ड्रॉप आउट, ऐसे ठीक। और फिर ये वाला लिख देना। फिर है पीएम पोषण योजना, इसका नाम चेंज किया था, पहले ये मिड डे मील योजना के नाम से थी, तो ये पीएम पोषण योजना। मूल उद्देश्य क्या है ये लिखना जरूरी है इसमें। सरकारी विद्यालयों, संस्कृत विद्यालय सहित विशेष प्रशिक्षण केंद्रों, मदरसा, कक्षा प्री प्राइमरी से 8वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों की पोषण स्थिति में सुधार करना। इस योजना द्वारा नामांकन बढ़ाने, विद्यार्थियों को नियमित रूप से विद्यालय आने और विद्यार्थियों को पोषण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। ये लिखना इंपॉर्टेंट है, मतलब लिखते ही वो 2 में 2 दे देगा बस। अब अपन क्या लिखेंगे, अब मान लो जैसे कोई और बंदा जो लिखेगा ना, जिसको मतलब पता नहीं हो, क्यों लिखता है पता हो भाई पोषण से संबंधित, तो वो हर कुछ ही लिखने लग जाएगा भाई, ये दे रहे हैं वहां पर, मतलब उनको पोषाहार दिया जाता है, हाँ दिया जाता है, लेकिन ये जब तक नहीं लिखोगे तो वो नंबर नहीं देगा। कैसे कि सरकारी विद्यालय, सारे सरकारी विद्यालय, संस्कृत विद्यालय से एक, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों, मदरसा, कक्षा प्री प्राइमरी से 8वीं कक्षा में अध्ययनरत, कहने का मतलब 8वीं कक्षा तक ही दिया जाएगा। फिर है इस योजना द्वारा नामांकन बढ़ाना, 1 पॉइंट, विद्यार्थियों को नियमित रूप से विद्यालय आने, 2, और विद्यार्थियों को पोषण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये 3 पॉइंट 4 पॉइंट लिख करके खत्म कर देना है। ये पॉइंट आप लिखो तो भाई ठीक है भाई, ये चीज दी जाती है यहाँ पर, है ना, 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन और 100 ग्राम अनाज गेहूं चावल प्रतिदिन प्रदान किया जाता है, खत्म। ये लाइन वैसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो इनकी है ना, मिड डे मील में जो नमूने होते हैं, मतलब जो पोषक जो वहां पर दिया जाता है, उसको वो चेक करते हैं, नमूनों मतलब 2-4 नमूना लेकर के आ जाएंगे, फिर उनको चेक करके इस प्रयोगशाला में, तो उसके लिए ये संस्था मतलब ऑथोराइज कर रखी है, जिसका नाम है राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड। जैसे पीटी में भी क्वेश्चन पूछने टाइप का क्वेश्चन है ये, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, ये लिख दोगे थोड़ा और अच्छा मतलब हो सकता है इसमें, ठीक है। पन्नाध्याय बाल गोपाल योजना, इसका उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों को दूध और चीनी प्रदान करके उनका पोषण स्तर सुधारना, जिससे उनके समग्र स्वास्थ्य में सुधार और शैक्षिक विकास हो सके। प्री प्राइमरी से 5वीं कक्षा तक के लिए ये, और 6वीं से 8वीं तक कक्षा के लिए ये किया जाएगा, ठीक है। दूध गर्म करने, ये आपको याद रहे तो आप लिख देना, लेकिन ये लिख सकते हो कि ये देखो इसकी पूरा सिस्टम ये उपलब्ध करवाता है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, ठीक है। बस खत्म हो गया ये। फिर है सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा में पालना योजना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या है ना, इसमें मतलब वो पॉइंट कोई हर कोई ऐसे लिख नहीं पाएगा ऐसे, है ना, मतलब कॉमन पॉइंट लिख देगा, तो इसमें आपको परफेक्टनेस दिखानी पड़ेगी। जैसे ये नगद हस्तांतरण योजना डीबीटी वाली है, ठीक है, जो कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की सहायता के लिए प्रारंभ की गई थी। पहले ये एससी के बच्चों के लिए प्रारंभ की गई थी, लेकिन बाद में इसे सभी श्रेणियों के अनाथ बच्चों के लिए प्रारंभ कर दिया गया था। इस योजना में बंदी माता पिता, एक, विधवा, पुनर्विवाहित विधवाओं, कुष्ठ रोग, एचआईवी से संक्रमित माता पिता या विशेष योग्यजन माता पिता और अन्य कमजोर बच्चों समूह के बच्चे शामिल है। ये तो आपको लिखना है कि ये पात्रता है। उसके बाद इसमें पैसा कितना मिलेगा, 0 से 6 में 1500 और 6 से 18 में 2500 रुपए, यदि उनका नामांकन विद्यालय में है जो मतलब गवर्नमेंट के द्वारा है। अन्य श्रेणियों में 750 रुपए और 6 से 18 में 1500 रुपए दिए जाएंगे, और 2000 रुपए एक मुश्त मिलते हैं हर साल। बस ये पॉइंट लिख करके खत्म कर देना है। अब अगर आपको यहाँ से याद हो रहा है तो ठीक है, वरना आप पॉइंट बना लो अपने खुद की। भाई पालनहार लिखा, पालनहार लिखा, फिर यहाँ पर लिखा उद्देश्य या मेन उद्देश्य, फिर ये सारे पॉइंट ऐसे कीवर्ड में लिख दो 4, फिर ये भाई विशेषता या जो भी आपको ये फैक्ट्स है, इसके फैक्ट्स हेडिंग डाला, मतलब ये तो आपको लिखने आपके नोट्स में फैक्ट्स, फिर ये सारे लिख दो। 1500, 2500, 750 और 1500 ऐसे करके, और 2000 रुपए एक मुश्त राशि, खत्म। बस इतना याद रखना, इतना याद रह जाए तो बहुत है। आपको लगेगा ये याद नहीं रहता है इतना मेंस में, ठीक है ना। मिशन वात्सल्य योजना, ये योजना विशेष रूप से अनाथ बच्चों और कठिन परिस्थितियों में रहने वाले कमजोर बच्चों की सुरक्षा और पुनर्वास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। ये बच्चों की देखभाल करने वाली संस्थाओं को सशक्त बनाने, परिवार, ये पूछ सकता है जी नाम से क्लियर नहीं हो रहा है इसलिए पूछ सकता है। मेनली जागरूकता फैलाता है, जो भी बाल कल्याण से संबंधित है उनके लिए संस्थाओं को मतलब मजबूत करता है, ठीक है।
डायरेक्ट ये याद करना है, बाकी ये कोई मतलब नहीं है। अब देखो समाजशास्त्र में ये आपके डायरेक्ट लगता है, ये तो नहीं लगता है, लेकिन ये SC और ST दोनों लगता है। SC इसलिए लगता है कि वहां पर दलित वर्ड यूज किया हुआ है। समाजशास्त्र में जो 11 चुनौतियां दी हुई है वहां पर दलित वर्ड मेंशन कर रखा है, तो ये भी पूछ सकता है, ST भी पूछ सकता है। ठीक है। अब देखो DBT वाउचर इसलिए पूछ सकता है क्योंकि DBT आपके वर्ड यूज कर रखा है, नगद स्थानांतरण योजना, वहां पर वर्ड यूज कर रखा है, कहां पर, इंडियन इकोनॉमी वाली साइड तक, है ना। तो वहां से मतलब उसके दिमाग में चला जाएगा DBT वर्ड है तो वो दे सकता है, तो ये योजना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अनुप्रति आपको पता है तो ये चांस भी कम है इसका पूछने का, ये जैसे पूछ सकता है ना। अब देखो वहां पर लिखा हुआ है दलित वर्ड, कहां पर, समाजशास्त्र में, तो समाजशास्त्र के लिए एक ही योजना बनती है बस, ये वाली, अगर मान लो पूछता है तो, बता रहा हूँ मैं। ठीक, तो ये पूछ लेगा सविता बेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है। और ये इसलिए पूछ सकता है कि खाद्य सुरक्षा डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो दिमाग में चला जाए। कई बार क्या होता है ना, बंदे को सिलेबस साइड में पड़ा होता है और वो स्क्रॉल करता रहता है सिलेबस को, जैसे उसको लगता है ये पॉइंट मैच हो रहा है तो तुरंत उठा के दे देगा, वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा। ठीक, तो थोड़ा सा ये देख लेना है, बाकी पता होगा। बाकी ये कोई याद नहीं है, कोई मतलब नहीं है इनका। ठीक है। DBT वाउचर वाला ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या लिखना है, इस योजना का उद्देश्य SC के 1500 विद्यार्थी, ST के 1500 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 750 विद्यार्थी, और MBC के 750 विद्यार्थी, अल्पसंख्यक के 500 और EWS के 500, मतलब जो पहले आओ पहले पाओ के अनुसार होगा शायद ये, है ना। जो घर से दूर रहकर सरकारी कॉलेजों में PG, UG और PG कक्षाओं में केवल कला विज्ञान और वाणिज्य संकायों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को लाभान्वित करता है। अम्बेडकर DBT वाउचर योजना के अंतर्गत शामिल विद्यार्थियों को आवास, भोजन, बिजली, पानी इत्यादि सुविधाएं उनको पुनर्पूर्ण राशि 2000 रुपए प्रति माह और अधिकतम 10 माह तक दिया जाएगा। इसमें क्या लिखना है, मेन तो ऑब्जेक्टिव लिखना है, किन के लिए है, सबके लिए है, SC के लिए भी है, ST भी है, MBC भी है, अल्पसंख्यक भी है, EWS भी है, ये लिखना है, OBC भी है। ठीक है। फिर इनके वो ये संख्या लिख देना डायरेक्ट से, और कौन सी के लिए है, UG में भी कर रहा है, PG में भी कर रहा है, ये सारा आपको लिखना पड़ेगा, पूछ सकता है ये। ठीक। और ये सविता बेन वाली, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर इन्होंने वो सामाजिक कल्याण है ना, तो वो समाज शास्त्र से लिंक हो रही है, तो वो पूछ सकता है उधर 2 नंबर वाले में, जैसे वो उन्होंने पूछा था वृद्ध पेंशन योजना की पात्रता पूछी थी वृद्ध वाले में, वैसे। तो इसका पता है कि समाज में अस्पृश्यता का निवारण करने के उद्देश्य से स्वर्ण हिंदू और SC के बीच अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया जा रहा है। 10 लाख रुपए प्रति युगल स्वीकृत किए जा रहे हैं। इस योजना में केंद्र का हिस्सा इतना है और स्टेट का इतना, ये नाम से क्लियर, बाकी देख लेना। और ठीक है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। अब देखो इसका नाम चेंज किया है इन्होंने, देखो लिखा हुआ है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा केंद्रीय प्रायोजित विशेष केंद्रीय का नाम बदल करके प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना करें। तो ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। ये लगेगा बस ये मतलब भाई इंडिया वाले से आई है, लेकिन ये इधर भी पूछ सकता है। तो इसको आप है ना, इसमें याद इतना ही रखना है कि SC के व्यक्तियों के स्वरोजगार के लिए, वो खुद का रोजगार करना चाहते हैं, खुद का स्वरोजगार मतलब अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए 50,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाती है। और वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है, लेकिन जो 2.5 लाख तक की आय वाले उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। बस ये लिख दे के खत्म कर देना है, और इसका मिनिस्ट्री का नाम लिख देना भाई, ये इस मिनिस्ट्री की। ठीक है ना। बाकी ये कोई यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है। विशेष योग्य में देखो, अब ये समाजशास्त्र में आपके वहां है तो वहां के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इधर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब देखो वहां पर ये नहीं पूछेगा, क्यों, वो समाज से रिलेटेड पूछेगा, तो फिर ये काट दो, ये काट दो, इस पे आओ। इसमें आप देखोगे तो आपको केवल एक ही योजना दिखेगी, ये आज तक, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये वहां पे इतना लिखा हुआ आएगा, और इस योजना से, इसीलिए उन्होंने पीटी में पूछा, पीटी में भी पूछा ना उन्होंने, पूछा आज का कार्ड में पूछा था जैसे, क्योंकि इससे क्लियर नहीं हो रहा है ये किससे संबंधित है। या जैसे सिलिकोसिस पॉलिसी पर भी पूछ सकता है, कारण उसका ये है कि उन्होंने वो अवार्ड मिला था अभी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस का। ठीक है ना, इसलिए ये भी पूछ सकता है। ठीक है। और ठीक है ना। और ये वाला तो केवल पात्रता देखनी है, वो वैसे मतलब इन्होंने शायद राशि तो 1150 सेम ही कर रखी है, तो वो राशि तो इस बार याद करने का कोई सिंपल तरीका है ना। अब देखो ये जैसे यहाँ ऐसे पूछ लेगा कि दिव्यांगों के लिए कोई योजनाएं बताओ, जब आपको एग्जामिनर पूछेगा 5 नंबर में पूछ ले मान लो समाजशास्त्र वाले में, तो आपको ये शैक्षणिक विकास ऐसे हेडिंग डालनी है, आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, फिर जो याद है वो लिख देना। तो ये आपको थोड़ा सा है ना, मतलब
उसके पॉइंट ऑफ व्यू, आपको समाजशास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू ये यहां से देखना है। समझ गए? उसके बाद में ये देख लेना। और आस्था वाला ये है, सिलिकोसिस पॉलिसी है, इसमें ये लाइन थोड़ा लिखना इंपॉर्टेंट होगा कि भाई खदानों, कारखानों, पत्थर तोड़ने, जितनी याद है उतनी लिख दो कि भाई इनके लिए ये योजना है। और सिलिकोसिस रोग के प्रमाणीकरण, पुनर्वास के लिए ये इसलिए पूछ सकता है, एक पहचान पोर्टल है अभी, जो मैंने, जो अगला चैप्टर है 10 चैप्टर, उसमें पहचान पोर्टल है। उसमें इन्होंने ऐसा किया है कि जैसे अगर किसी की मेडिकल रिपोर्ट में ये आ गया कि भाई वो सिलिकोसिस रोग से पीड़ित है, तो ऑटोमेटिक वो, मतलब जो ये पॉलिसी है इसके प्रावधानों को अगर वो फुलफिल कर रहा है, तो तुरंत वो ऑटोमेशन में आकर के उसका, इसको लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएगा उस बंदे को, है ना। आगे बताऊंगा पहचान वाले में। ऐसे करके एक एग्जांपल है, इसके लिए इसको अवार्ड मिला था, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस वाला, है ना? इसलिए देखना इंपॉर्टेंट है। फिर पेंशन वाले में ये सबकी राशि आपको बताई है, इसमें देखना है डायरेक्ट 1150, 1250, 1250 से 1150। और ये पारिवारिक आय है जो 60,000 से कम है, देखना है। ठीक है। वृद्धजन वाले में देखो, ये आपके उधर भी लगता है, समाजशास्त्र में भी लगता है, इधर भी लगता है। ठीक है, यहाँ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही स्कीम इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाली, एक ये भी देख लेना चाहिए इंडिया वाले में ना। अब देखो, राजस्थान के संदर्भ में पूछा है ना, एक बात और बताता हूँ मैं आपको सहूलियत के लिए। जब राजस्थान की में दे रखा है ना, तो फिर वो राजस्थान की ही पूछेगा, फिर ये जैसे ये नहीं पूछेगा। समझ गए बात आप? भाई ये राजस्थान के कोटे में है, भाई जो इकोनॉमी का आप सिलेबस देखोगे तो ये इधर दिखा हुआ है, तो फिर ये राजस्थान की पूछेगा, ये वाली नहीं, चांस कम है फिर, है ना। तो जैसे इन पे ज्यादा फोकस करना है। इंडिया वाली होगी जैसे, वो मैंने आपको बता दी पहले, इसीलिए वो क्वेश्चन इधर से वो पूछ लिया था उन्होंने, पात्रता क्या है। ठीक है, फिर ये हो गया, आप इसको देख लेना, ज्यादा इसमें बोलने का कोई ठीक है नहीं है। ये सर्वजन कल्याण के लिए भाई, सभी जो बच गए इसके अलावा, इसमें इंपॉर्टेंट ये योजना, एक तो ये नवजीवन योजना है, जो नाम से क्लियर नहीं हो रहा है इसलिए पूछेगा, सुपर इंपॉर्टेंट। एक, फिर जैसे खाद्य सुरक्षा पर इस बार पूछा था, पीटी में भी पूछा था, और इधर भी पूछ सकता है मेंस में, क्योंकि खाद्य सुरक्षा डायरेक्ट लगता है, इसलिए ये 2 नंबर पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। देखो, नवजीवन योजना रही, इसमें क्या लिखना है आपको? अवैध शराब के निर्माण, एक, निर्माण करना, भंडारण करना और बिक्री में शामिल समुदायों की आजीविका के लिए वैकल्पिक अवसर संसाधन प्रदान करना, निरक्षरता को दूर करना और व्यक्तियों की बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से ये स्टार्ट की गई। बस खत्म, दे देगा 2 में 2, 2 नंबर की है ये। ठीक है। गड़िया लोहार वाले में क्या है? भवन निर्माण का है, तो वो नाम से क्लियर हो रहा है, तो वो, क्योंकि गड़िया देखो लोहार बता दिया, भवन निर्माण से संबंधित है, अनुदान दे रहा है तो खुद ही बता रहा है, तो वो चांस कम बनता है फिर, है ना। ऐसी योजना नहीं पूछता जिससे पता लग रहा हो। जैसे ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम है ना, तो इसमें क्या होता है, इसको देखो, योजना को देखो, ये अधिनियम तो नहीं पूछेगा, योजना पूछ सकता है। ठीक है ना, क्योंकि आपके खाद्य सुरक्षा डायरेक्ट लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, खाद्य सुरक्षा वाले के ऊपर 3 वर्ड लिख लो। देखो ये 3 कीवर्ड है, ये लिखोगे ना तो वो नंबर तुरंत दे देगा। खाद्य की पहुंच हो, खाद्य को प्राप्त करने का सामर्थ्य हो, और खाद्य की पहुंच हो, खाद्य की सामर्थ्य हो, और उपलब्धता हो। ये तीनों चीज मतलब खाद्य सुरक्षा की मेन ये थीम है, इन तीनों चीजों पर ये टिका हुआ है खाद्य सुरक्षा। भाई खाद्य की पहुंच कैसे? भाई भाई जो ये उचित मूल्य की जो दुकानें खुली हुई है, ये हर गांव गांव में है। भाई वहां पर उसकी पहुंच तो होनी चाहिए ना, पता कि वो तुरंत जाकर के सामान लेके लेके आ जाए। पता चला वो सिटी में है तो फिर वो मामला नहीं बैठेगा। फिर उपलब्धता हो, मतलब वो टाइम टू टाइम हर महीने उनको मिले, ऐसे नहीं हुआ 1 महीने मिल गया अगले महीने नहीं मिला, तो उपलब्धता भी रहनी जरूरी है टाइम। और प्राप्त करने का सामर्थ्य भी होना चाहिए। सामर्थ्य इसलिए होना चाहिए भाई, इसीलिए तो 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया कर रखा है, भाई अगला उसको खरीद पाए। पता चला उसकी रेट है 100 रुपये, 500 रुपये, तो कौन खरीदेगा? ठीक है ना। तो ये तीनों कीवर्ड आपको लिखने हैं, जो 9th क्लास की चौथे चैप्टर में लिखा हुआ है खाद्य सुरक्षा में। खाद्य प्राप्त करने का सामर्थ्य, खाद्य की पहुंच और खाद्य की उपलब्धता, तुरंत देखते ही वो नंबर आपको दे देगा इसमें, अगर ये योजना पूछता है तो। बाकी ये पॉइंट लिखे हुए हैं इसमें, देखो, कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य क्या है? कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करना, आपूर्ति में कमी लाने पर आवश्यक वस्तुओं की राशनिंग, समाज के गरीब और जरूरतमंद वर्गों की बुनियादी वस्तुओं की सस्ती दरों पर आपूर्ति सुनिश्चित करना, उचित मूल्य की दुकानों का नेटवर्क स्थापित करना, खाद्यान्न का आवंटन और वितरण, राशन का कार्ड जारी करना, और वितरण प्रणाली के सुचारू संचालन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। देखो,
सामान तो कौन देगा, या जो गेहूं चावल जो भी होते हैं ना, ये सारा सिस्टम कौन देता है, केंद्र सरकार देती है, लेकिन उनको यहाँ तक पहुंचाने का या पूरी इसकी मॉनिटरिंग, उचित मूल्य की दुकानों का कौन बैठेगा, कौन आएगा, ये सारा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। और इसको पहुंचाने का काम है, वो एक संस्था करती है, जो इसमें लिखा हुआ होगा आगे, ये रही, राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड। ये मैं इसलिए इस पे जोर इसलिए दे रहा हूँ इस पेज पे, ये इस पे इसलिए जोर दे रहा हूँ, इसको आप पढ़ना जरूर एक बार, क्योंकि आपके डायरेक्ट देखो ये यहाँ पर लगा हुआ है, इकोनॉमी वाले में खाद्य प्रबंधन, इसलिए यहाँ से मतलब ये पूछ सकता है, इंडिया वाले के संदर्भ में पूछ सकता है, या तो ये पूछ लेगा कि खाद्य सुरक्षा योजना के, तो आपको ये 3-4 पॉइंट लिखने हैं जो मैंने बताए थे। समझ गए? इसको समझोगे थोड़ा सा या रहने दूध, समझ जाओगे आप? इसमें क्या करना है, खाद्य सुरक्षा की सरकार, मतलब इससे पहले कानून नहीं था, 2013 के पहले कोई कानून नहीं था, अगर कोई भूखा है तो भूखा मर सकता है। लेकिन 2013 के बाद में कानूनी प्रावधान कर दिया, 2013 में एक कानून आ गया जिसका नाम था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। कानून आ जाता है ना किसी चीज पर, इसका मतलब सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उस चीज को निभाओ फिर आप। जैसे आपने देखा होगा एमएसपी पे कानून नहीं है, इसका मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि भाई वो फिर अगर कानून बना दिया तो फिर जिम्मेदारी हो जाएगी वो अ, अ, मतलब जो जितनी भी मतलब फसल है उसको खरीदने की जिम्मेदारी हो जाएगी। अगर किसानों ने जितना ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया फिर उसको खरीदना अनिवार्यता हो जाएगी, इसलिए एमएसपी कानून नहीं बना रहे। वैसे इसे सेम सिस्टम इसको ऐसे समझो, खाद्य सुरक्षा अधिनियम की खाद्य की फिर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी फिर सरकार की होगी, ठीक है ना। अभी स्टार्ट क्यों की भाई, कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करना, ऐसे नहीं कि भाई भाव ज्यादा बढ़ गए तो फिर वो मतलब उसको खरीद नहीं पाएगा, है ना। इसलिए तो वो 3 वर्ड बोले भाई, खाद्य की उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य, तीनों चीज होनी चाहिए, तब खाद्य सुरक्षा काम करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, फिर ये पॉइंट लिख देना आप, कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करना, आपूर्ति में कमी आने पर आवश्यक वस्तुओं की राशनिंग, समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों को वर्गों को बुनियादी वस्तुओं की सस्ती दरों पर आपूर्ति सुनिश्चित करना। और ये कहाँ से प्रोवाइड किया जाएगी, उचित मूल्य की दुकानों से जो हर गाँव गाँव में है। खाद्यान्नों का आवंटन, वितरण, राशन कार्ड जारी करना, वितरण प्रणाली के सुचारू संचालन की जिम्मेदारी राज्य सरकार में नहीं है। ठीक है ना, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये योजना याद रखनी है। इसमें देखो एक वर्ड है अंत्योदय, मतलब जिनका अंत होने वाला है, मतलब वो गरीबों में भी गरीब है, उनके लिए प्रावधान कर रखा है भाई, उनको 35 किलो अनाज फ्री में दिया जाए प्रति परिवार। और बाकियों के लिए प्रावधान है कि प्रति इकाई मतलब पर हेड एक बंदे को 5 किलो अनाज मिलेगा, 1, 2, 3 रुपए की रेट के हिसाब से, जो रेट निर्धारित है ना। ठीक, फिर है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, ये हो गया, इनमें एक कार्ड चाहिए, वन नेशन वन कार्ड बताइए। ये योजना लाभार्थियों को पूरे भारत में किसी भी उचित मूल्य की दुकान पे आप सामान खरीद सकते हो जो खाद्यान्न वाला है। पीओएस मशीनें होती है, जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन, वहां पर मतलब बायोमेट्रिक लगेगा और आपको वो सामान मिल जाएगा एक तरह से। अब देखो यहाँ पर ये योजना है ना, ये इससे नाम से क्लियर नहीं हो रहा है, स्मार्ट एफपीएस, एफपीएस का मतलब है फेयर प्राइस हो, वही उचित मूल्य की दुकान। तो ये पूछ सकता है इसका उद्देश्य क्या है, क्यों पूछेगा ये, क्योंकि खाद्य सुरक्षा आपके डायरेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर ये, इसीलिए मैं जोर दे रहा हूँ, इस पर ध्यान देना आप, है ना। मतलब बात को समझ पा रहे हो ना आप, आवाज आ रही है? खाद्य सुरक्षा योजना, इसको पढ़ लेना, ये इतने से पेज में कोई क्वेश्चन बना सकता है वो। ठीक, भारत सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य उचित मूल्य दुकानों को स्मार्ट दुकानों तथा सार्वजनिक जागरूकता केंद्रों में परिवर्तित करना, जिससे आधारभूत संरचनाओं को सुधार करना, पोषक तत्वों के सामानों का प्रचार और दुकानदारों की आर्थिक स्थिति में सुधार संभव हो सके। और इन्होंने जयपुर में ये स्टार्ट किया पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे, ताकि बाद में इनको पूरे राजस्थान में स्टार्ट किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। अल्पसंख्यकों के लिए इसमें आपको कुछ भी नहीं देखना, डायरेक्ट इस स्कीम पर आना है, जन विकास कार्यक्रम पर। आवाज आ रही है नहीं मेरी, बोल क्यों नहीं रहे आप? ठीक है, आवाज आ रही है अरे ना? ठीक ठीक। अरे अरे इसमें देखो ये दो ही स्कीम इंपॉर्टेंट है, दो ही स्कीम इंपॉर्टेंट है, इसमें ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है जन विकास कार्यक्रम, बस इसका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए और थोड़ा सा ये देख लेना चाहिए आप, ये दो स्कीम ही देखनी है बस, बाकी से आप कुछ भी मत देखना। इसमें क्या देखना है, इसमें ये डायरेक्ट लाइन लिखनी पड़ेगी आपको कि अल्पसंख्यकों के लिए है, अल्पसंख्यकों में भी वहां है जहां बहुल क्षेत्र है, जहां ज्यादा अल्पसंख्यक मतलब पैसेज में नहीं रहते हैं, एक साथ ज्यादा रहते हैं। वो क्राइटेरिया आगे लिखा हुआ देखो, प्रस्तावित क्षेत्र के 15 किलोमीटर के परिधि में न्यूनतम 25% आबादी अल्पसंख्यक समुदाय की होनी चाहिए, तब ये योजना काम करेगी वहां पर। उद्देश्य क्या है, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में बुनियादी विकास को सुदृढ़ करना। इस योजना का विशेष रूप से 16 अधिसूचित अल्पसंख्यक बहुल जिलों में, 2 जिला मुख्यालय, ठीक, 15 खंडों और 17 नगरों में,
क्या क्या काम होगा वहां पर? स्वास्थ्य, कौशल विकास, शैक्षणिक अवसंरचना के निर्माण पर केंद्रित है। और ये 1 अप्रैल 2022 से पूरे राज्य में सभी जिलों में विस्तारित कर दिया गया है। लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया है जो लिखा हुआ है, 15 किलोमीटर की परिधि में न्यूनतम 25% आबादी अल्पसंख्यक की होनी चाहिए। ये आपको डिट्टो याद होनी चाहिए, कंफर्म में जाएगी योजना। ठीक, उसके अलावा ये नॉर्मल है भाई। उद्देश्य क्या है? पंजीकृत जो मदरसा है उनको डिजिटल और भौतिक संसाधनों से सुसज्जित करना, जिसमें कंप्यूटर, स्मार्ट क्लास, फर्नीचर, ई लर्निंग उपकरण आपूर्ति शामिल है। इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्तर के मदरसों को 15 लाख, उच्च प्राथमिक स्तर के मदरसों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। और इसमें राज्य सरकार 90% पैसा खर्च करेगी और 10% वो मदरसा प्रबंधन समिति खुद देगी। बस इतना याद रखना। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, जिसमें सुपर इंपॉर्टेंट ये है, कंफर्म में जाएगी। ठीक है, बस ये खत्म हो गया। ये इन्होंने पर्यावरणीय प्रयास लेके नाम से ये नहीं पूछेगा इन्होंने। नाम नाम देखो तो देख लेना भाई। वृक्षारोपण अभियान है जो हर जगह उचित मूल्य की दुकानों पर भी, आदिवासी जिलों में भी, है ना, ऐसे इन्होंने बता रखा है भाई कहाँ कहाँ हमने लगाया। कोई वैसे टोटल नहीं। तो ये 9वां चैप्टर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं वो मैंने अभी ग्रुप पे अपलोड कर दी, उनको आपको अच्छे से देखना है। बाकी आप नहीं देखो तो चलेगा। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 10 में क्या करना है? 16 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट लगे। 16 में पूरा कवर हो रहा है, वैसे ज्यादा ही क्वेश्चन, कम नहीं है 16। लेकिन जैसे पहचान पोर्टल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका कारण ये है कि देखो, ये चैप्टर जो इन्होंने बनाया है इस बार, ये पिछली बार के इकोनॉमिक सर्वे से बिल्कुल अलग बनाया है। इसमें 2-3 चीजों को पता नहीं इन्होंने मिक्स कर दिया। एक तो ये कवर कहाँ होगा? जो साइंस एंड टेक में एक वर्ड लिखा हुआ है, राजस्थान के संदर्भ में विज्ञान या प्रौद्योगिकी में क्या नवाचार किया है या क्या चल रहा है, तो वहां के संदर्भ में साइंस टेक में क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से, इस चैप्टर से। ठीक है ना? जैसे वहां पे इतना लिखा हुआ है, अभय कमांड में ऐसे करके लिखा हुआ जाएगा, या राज नेट आ जाएगा, या राज कैड आ जाएगा, या आई स्टार्ट आ जाएगा। जैसे आई स्टार्ट पहले पूछा भी था, 2018 में पूछा था शायद। ठीक है ना? तो ये वहां वाला भी कवर हो रहा है। और इस बार वहां से आने का 10 नंबर का क्वेश्चन आने का चांस है, तो उसका अपन एक पेज तैयार करेंगे लास्ट में। जब ये पूरा होने लग जाएगा तो लास्ट फिर अपन और समराइज कर लेंगे भाई, अपन को ये चीजें मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको तो अपन को अच्छे से करना है। ठीक है ना? इनके देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, और लास्ट में वहां पर मैंने आंसर लिख रखे हैं सबके। ठीक है ना? जैसे देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 तो इसका आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर 1 तो इसका आंसर ये है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऐसे। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। वैसे ये डायरेक्ट नहीं लगता है सिलेबस में, ये साइंस टेक की वजह से मैंने ये इसमें इतना हाईलाइट करना पड़ा है। बाकी वैसे डायरेक्ट ये लगता नहीं है सिलेबस में अपने। समझ गए बात आप? इसलिए मैं इतना वो हाईलाइट नहीं किया था। अगली बार से क्या करूंगा, जो आगे वाले 2 चैप्टर होंगे ना अभी, 7वां 8वां, उसमें मैं एकदम आपको टू द पॉइंट जितना काम का है उतना किया है, बाकी हटा दूंगा, पेज हटा दूंगा वहां से। अब देखो, इसमें ये स्टोरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। पहले ये पहचान पोर्टल है, ये डायरेक्ट पूछ सकता है। अब इसमें क्या लिखना है कि डिजिटल, इसकी ये किस थीम पर काम करेगा? डिजिटल सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली पर काम करता है, जिसमें क्या होता है ना, जन्म, मृत्यु, विवाह का ऑनलाइन पंजीकरण होता है। ये इसमें दिया हुआ नहीं है, ये मैंने इसकी वेबसाइट पे जाके देखा था, तो मैं ये अभी अपलोड कर दूंगा। वैसे मैंने अपलोड कर भी दिया पहचान पोर्टल अभी। तो वो ये पूछ सकता है, जैसे 2 नंबर में लिखा हुआ जाएगा पहचान पोर्टल क्या है। ठीक है ना? ये क्या करता है? रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। जैसे कोई भी योजना है, उसकी जन आधार कार्ड से, आधार कार्ड से उसको लिंक कर देगा, और उसमें उसको लगेगा सरकार को कि इस बंदे को इस योजना का लाभ देना चाहिए, तो वो तुरंत उस योजना का लाभ आपको देना स्टार्ट कर देगी सरकार। मतलब रियल टाइम मॉनिटरिंग, और तुरंत उसकी सटीक जानकारी मतलब सुनिश्चित करना, ये इसमें है। ठीक, अब देखो सुशासन के प्रमुख कारक, ये आपको वैसे डायरेक्ट यहाँ लिखा हुआ नहीं है सिलेबस में कहीं पर भी, लेकिन ये जैसे एथिक्स में, पबेड में आप किधर भी यूज कर सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन मैंने इधर हाईलाइट कर दिया। बाकी इधर कोई लॉजिक नहीं बनता है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा वैसे। समझ गए बात आप? ये क्वेश्चन आपको वैसे पहली बार ही आया है, इन्होंने पहली बार डाला है इन्होंने चीजें, है ना? तो ये मतलब आपके काम आ जाएंगे एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू, या पबेड में कहीं पर भी आप इनको यूज ले सकते हो उस संदर्भ में, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है। जैसे सुशासन के प्रमुख 8 कारक, तो ये आपको 8 कारक लिखना है। उससे पहले ये लिखना है कि यूएन की परिभाषा के अनुसार सुशासन को सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का मुख्य घटक माना जाता है। फिर ये लाइन लिख देनी, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। फिर ये 8 कारक हो गया आपके। ठीक है ना? फिर उसके बाद में इन्होंने
स्मार्ट प्रोजेक्ट, अगला 3 नंबर क्वेश्चन है वो स्मार्ट प्रोजेक्ट पर है ये वाला। पहले इसकी फुल फॉर्म लिखनी है आपको, सर्विस मैनेजमेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रियल टाइम सिस्टम। अब ये क्वेश्चन क्या आपको साइंस टेक में पूछ सकता है, क्योंकि वहां पर विज्ञान या प्रौद्योगिकी लिखा हुआ है राजस्थान के संदर्भ में, और ये वो उधर मैच हो रहा है, तो वो तय लिखेगा स्मार्ट प्रोजेक्ट क्या है। ठीक है, इसका मैं अपलोड करूंगा जिस चीज का है ना अभी जिनका आपको है ना इसमें पूरी जानकारी नहीं दे रही है ना, उसका मैं अपलोड कर दूंगा कि भाई ये चीज है ना। नहीं सर, इसमें तो दे रखी जानकारी, सर इसमें हाईलाइट नहीं कर रखा था आपने नहीं पूरा। हाईलाइट, अब देखो इसमें कुछ है भी नहीं, जैसे इन्होंने ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो हाईलाइट इसमें करने का। हाँ वो ऐसा मतलब, हाँ, यूएन वाला भी छूट रहा था सर हाईलाइट से, तो वो पूरा ही यूएन पढ़ना वाला पड़ रहा क्या है था ना, सर ये वाला चैप्टर। देखो मैं बताता हूँ आपको, देखो ये इन्होंने इस बार इको सर्वे पूरा अलग बनाया है। ये हम्म। जैसे डायरेक्ट सिलेबस में नहीं लग रहा है, लेकिन ये आपके काम आ सकता है, डायरेक्ट यूज आ सकती है चीजें, जैसे जैसे ये वाले है जी ना सर। 8 कारक आप यूज ले सकते हो एथिक्स में, कहीं पर भी मतलब एक साथ लिखा हुआ है। या जैसे मान लो पबेड़ वाले में क्वेश्चन दे देगा, या है ना दूसरे सब्जेक्ट में दे सकता है कई बार भाई कि ऐसे ऐसे बताओ सुशासन के क्या कारक है, डायरेक्ट लिखा हुआ है 8 कारक बताओ, इसलिए मैंने हाईलाइट किया। अब ये चैप्टर है ना पूरा 3 चीज पर है, सुशासन के अंदर 3 चीज है। पहला इन्होंने दिया है कि नागरिक केंद्रित सेवा प्रदायगी, दूसरा सुशासन के लिए प्रशासनिक तंत्र, और तीसरा है सुशासन के लिए वित्तीय प्रबंध। इन तीनों चीजों पर फोकस करके ये पूरा चैप्टर बनाया है इन्होंने। तभी तो देखो पहला यहाँ लिखा हुआ है नागरिक केंद्रित सेवा एक, फिर इन्होंने दूसरा लिखा यहाँ पर सुशासन के लिए प्रशासनिक तंत्र दो, और ये तीसरा लिखा इन्होंने सुशासन के लिए वित्तीय प्रबंधन, और ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। इन 3 चीजों को इन्होंने डिवाइड करके लिखा है। एक तरह से 10 नंबर का क्वेश्चन मानो, इसमें से इन्होंने सारे इन चीजों को समेट दिया। ठीक है, अब देखो उसके बाद में ना, अब यहाँ पर ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे एक तो मैंने अगला क्वेश्चन बताया 4 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है ऊपर, ई मित्र प्लस लिखा हुआ है, देखो ये क्या वसुंधरा सरकार का स्टार्ट किया हुआ है ई मित्र प्लस साइट, तक मेरे को जहां तक ध्यान है। इसलिए क्वेश्चन पूछ सकता है वापस, मान लो गवर्नमेंट मतलब उन चीजों को ज्यादा वापस लेती है जो पहले की स्टार्ट कर रखी है, जैसे योजना, जैसे राष्ट्रीय योजना है तो पहले से चल रही थी, उसका नाम चेंज करके लाडू प्रोत्साहन योजना, फिर उसको मुख्य धारा में लाते हैं वो। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है ई मित्र प्लस वाला। उसके बाद में आई स्टार्ट पहल, ये वाला ये पूछ सकता है आई स्टार्ट पहल, और इसके ये प्रमुख पहले ही चारों नाम लिखने हैं डायरेक्ट। सर इसको एक बार एडिट करके दे अगेन देना मैं सर बता रहा दोबारा हूँ आप। ये, हाँ दोबारा एडिट कर दूंगा। देखो सुनो मैं बताऊं, ये डायरेक्ट इस सिलेबस से नहीं लग रहा है, इससे नहीं लग रहा है, ये टेक से लग रहा है, जो साइंस टेक का सिलेबस है वहां से लग रहा है ये पॉइंट सारे। समझ गए क्या बात आप? ठीक है ना, बाकी आप इसमें देख लेना सारे मैंने, मतलब है ना, एक अभय कमांड वाला है, ये डायरेक्ट जैसे पूछ सकता है। उसके अलावा राज कैड वाला पूछ सकता है, बाकी ये कोई चांस नहीं है पूछने का। एक जैसे ये डायरेक्ट लिखा हुआ आ जाए कि IFMS क्या है, इंटीग्रेटेड फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसके ऊपर भाई इसकी विशेषता क्या क्या है, तो वो ये हेडिंग हेडिंग, बाकी अंदर नहीं पढ़ना है, ये याद भी नहीं रहेगा और पढ़ना भी नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, डायरेक्ट सिलेबस से लिंक नहीं हो रहा है, बस ये चीज है ना। एक बार इसको एडिट और कर दूंगा मैं, है ना, ताकि आपको और सहूलियत हो। ठीक है ना, अब देखो इसमें मेरे को जहां तक लग रहा है ना, आपको क्या करना है, अगले जो चैप्टर की मैं हाईलाइट PDF दूंगा ना आपको, 7वें की 8वें की, वो एकदम टू द पॉइंट दूंगा इस बार कि भाई ये यहाँ है, और क्वेश्चन नंबर लिख दूंगा ऊपर, पहले क्वेश्चन लिखूंगा लिस्ट, फिर उनका आंसर हो जाएगा वहां पर। जी सर। हेलो। क्या हुआ ये?
चाय पीने चलेगा ना हम लोग? आवाज आ रही है अभी? शायद कट गया होगा। जी सर। हाँ, तो और कैसे बेटर है, मतलब हो सकता है, आप बताओ एक बार आप। आवाज आ रही है ना अभी? सर मुझे लग रहा है कि शॉर्ट नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे सर, वरना ऐसे तो याद नहीं होना सर ये। पढ़ तो लिया सर, पर अभी मतलब मोटी मोटी चीजें याद रहेंगी यार, शॉर्ट नोट्स तुमने बनाएंगे तो उसके। देखो, मैं इंडिया इको है, उनमें सब हो जाएगा। हम्म। राजस्थान इको वाले हम्म। में तो देखो, ज्यादा आप डायरेक्ट पॉइंट को याद करोगे ना, रटा लगाओगे ना, मैं लिख के दूंगा तो फिर वापस वही स्टोरी हो जाएगी। हाँ, हमें खुद को लिख लेना चाहिए एक बार। मैं आपको हम्म। डायरेक्ट मतलब ऐसे दे रहा हूँ भाई, ये ऐसे ऐसे करो, आप ऐसे ऐसे चलो। और 5 दिन में देखो, अभी अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे, आप मेरे साथ साथ चलो 5 दिन। 5 दिन में कंप्लीट हो हाँ मतलब। जाएगा आपका। जी सर। भाई 7-8 क्वेश्चन बना। सीधे मिल रहे हैं यार अपन को, 7-8 क्वेश्चन सीधे मिल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, एकदम सीधे टू द पॉइंट में। देखो, जो और लोग हैं ना उनमें और आप में डिफरेंस ये होगा कि खुद को अपन पहले खुद लिखेंगे और उनको डायरेक्ट रट्टा लगाएंगे ना, एकदम टू द पॉइंट। कंसंट्रेट होके भाई ये चीज लिखनी है, ये नहीं लिखनी है। जी ठीक है सर। ना, तो वो ज्यादा सही काम आएगा मेरे ख्याल से, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ बात को। पीटी में अलग तरीके से इकोनॉमी सर्वे तैयार करना होता है, मेंस में अलग तरीके से होगा ये। आप उसको पीटी से लिंक मत करना यहाँ पे चीजों को, कि भाई वो ठीक है हो जाएगा, वहां ऑप्शन थोड़ी आएगा, खुद को लिखना है वहां पर। स्कोरिंग है, जी सर। एक स्कोरिंग भी है जैसे सब्जेक्ट। हम तो सर राजस्थान वाले में हम कर लेते हैं, फिर इंडिया वाला तो आप देख लेना फिर। हाँ। हाँ, इंडिया वाले में मैं कर दूंगा, इंडिया वाले में मैं टू द पॉइंट वैसे दे दूंगा, इंडिया वाले में आप चिंता मत करो, ऐसे जो लिखा हुआ है ना, अच्छे। राजकोषीय डीबीटी ये वो मैं कर दूंगा पूरी हाँ। तरीके से। राजस्थान हाँ वाले तो में सर आप ऐसे ही करो। हाँ वो आपने बता दिया, ऐसा कर लेते हैं सर, वो शॉर्ट नोट जो आपने बताया ना तरीका, उससे हाँ कर हाँ, लेते हैं फिर हम। इसमें राजस्थान वाले में तो आप करो, राजस्थान में अगर आपसे नहीं बन रहे शॉर्ट नोट तो इसको, जो मैंने हाईलाइट किया ना, इसकी फोटोकॉपी निकलवाओ। अब आगे वाले में से मैं जैसे आपको दूंगा चैप्टर, वो एकदम टू द पॉइंट दूंगा भाई, ये है, हम्म। ये आपके सिलेबस में हम्म। नहीं है, तो मैं उनको काट दूंगा हम्म। उन पेज। हम्म। ठीक है, ये ठीक है फिर, है ना? ओके। ठीक है, कल मिलते हैं 8:30 बजे, और कल 2 चैप्टर करते हैं, सातवां, ये सातवां और आठवां। कब प्रोवाइड कराओ सर 2 चैप्टर आप? है, रात तक अपलोड कर कब? दूंगा मैं, है ना? सुबह आपको मतलब उठते ही मिल जाएगा वो पेज, ठीक है? ठीक है। ठीक है, आज ओके। कौन सा हुआ, मैं लड़ो लेट आया था, मेरे को पता रहेगा ना? क्या चीज? आज कौन सा हुआ था, मैं भी आया हूँ, मेरे को पता नहीं था। 9वां और 10वां चैप्टर। ठीक है। ठीक है, हाँ, हाँ। ठीक है, धन्यवाद।